बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 14 मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है उसमें तमाम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2025 में आने वाले हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, हाउ आर दीज क्लासिफाइड। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं और किस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि लार्ज मॉलिक्यूल बिल्ट अप फ्रॉम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स मोनोमर्स आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स को पॉलीमर्स भी कहते हैं, तो स्लैश पॉलीमर्स लिखा हुआ है। लार्ज मॉलिक्यूल बिल्ट अप फ्रॉम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, यानी मोनोमर्स जो है लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स आपस में मिलके एक बड़ा जो है वो मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं, जिसे हम मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर कहते हैं। तो दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में फिर फर्दर दो क्लासेस हैं, बायोपॉलीमर्स हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। बायोपॉलीमर्स में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर्स में प्लास्टिक है, रबर है, सिंथेटिक फाइबर एटसेट्रा ना। इनऑर्गेनिक के अंदर जाइंट मॉलिक्यूल्स लाइक दैट ऑफ डायमंड है, ग्रेफाइट है, सैंड है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ है। डिफाइन द टर्म डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, गिव वन एग्जांपल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द पॉलीमर चेन इज स्पेशलाइज्ड बाय द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन द चेन नोन एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। कि एक हमारे पास पॉलीमर की चेन है, उस चेन में कितने मोनोमर मौजूद है वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। और किसी भी पॉलीमर का या मैक्रोमोलिक्यूल का जो मोलर मैस होता है वो इन तमाम नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है एक मोनोमर के मोलर मैस के साथ, तो पॉलीमर जो है उसका मोलर मैस आ जाता है। तो नेक्स्ट लाइन में देखें, द मोलर मैस ऑफ पॉलीमर इज द प्रोडक्ट ऑफ डीपी मीन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन and molar mass of the monomer. For example, molar mass of polyvinyl chloride PVC having degree of polymerization 1000 is calculated as। तो विनाइल क्लोराइड जो है उसका मोलर मैस आखिरी लाइन में देखें, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दो कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, इनका हम मोलर मैस निकालते हैं स्टूडेंट तो 62.5 बनता है। राउंड ऑफ करेंगे तो 63 बन जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो कि 1000 है, इससे मल्टीप्लाई करें तो 63,000 इसका क्या बन जाता है, मोलर मैस बन जाता है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिफाइन होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर, गिव एग्जांपल्स इन ईच। होमोपोलीमर और कोपोलीमर क्या है, इनकी एग्जांपल्स दें। तो ये भी बोर्ड के पेपर में कई दफा क्वेश्चन आया हुआ है। अ पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड होमोपोलीमर। ऐसा पॉलीमर जिसमें एक ही किस्म के सारे मोनोमर जो है वो अटैच हो, जैसा कि पॉलीथीन है। पॉलीथीन में सारे मोनोमर क्या होते हैं, इथीन के होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर सारे मोनोमर क्या होंगे, विनाइल क्लोराइड के होंगे। तो पीवीसी और पॉलीथीन जो है ये होमोपोलीमर की एग्जांपल्स है। कोपोलीमर ऐसा पॉलीमर होता है स्टूडेंट जिसमें दो मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर्स जो है वो आपस में मिलके तो पॉलीमर जो है वो डिजाइन करते हैं। तो डेफिनेशन देखें, a polymer formed from two different types of monomers together, for example polyester। polyester जो है वो थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल दोनों के रिएक्शन से आपस में मिलकर बनता है। इस तरह से दूसरी एग्जांपल है पोलीअमाइड, जो कि एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन के रिएक्शन से बनता है। तो दो मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर्स, तो ये कहलाया कोपोलीमर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी मेनी टाइम्स बोर्ड के पेपर्स में ये आया हुआ है। तो दोनों की डेफिनेशन और एग्जांपल हमने मेंशन करने यहाँ पे। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या है, आ प्लास्टिक दैट कैन बी सॉफ्टेंड अपॉन हीटिंग, यानी ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट करें तो वो सॉफ्ट हो जाए, लिक्विफाई हो जाए
और उसको कूल करें तो दोबारा से वो सॉलिडिफाई हो जाए, उससे कोई दोबारा हम आइटम्स जो है वो बना सकते हैं। आप लोगों को पता ही है कि मार्केट के अंदर ये जो शॉपिंग बैग वगैरह होते हैं या प्लास्टिक के कुछ आइटम्स जो हैं वो हम कबाड़िए की दुकान के ऊपर सेल कर देते हैं, और वो जो है वो फैक्ट्री को दोबारा भेज देते हैं। तो फैक्ट्री वाले उनको रीबिल्ड करके तो रीयूज प्लास्टिक जो है उनकी आइटम्स बनाते हैं, जो कि मार्केट में हमें कंपैरेटिवली सस्ते रेट्स के ऊपर अवेलेबल होती हैं। तो इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स पीवीसी पाइप्स और पॉलीथीन शॉपिंग बैग वगैरह ना, एटसेट्रा। दूसरा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऐसे प्लास्टिक्स या ऐसे पॉलीमर्स हैं स्टूडेंट्स जिनको जब हम हीट करें तो हीट करने पे वो सॉफ्ट ना हो बल्कि वो डिकम्पोज हो जाए, जल जाए। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल है बेकेलाइट। जैसे बिजली के स्विचेस वगैरह हैं, बिजली के स्विचेस वगैरह को अगर हम हीट करते हैं, प्लास्टिक के जो बिजली के स्विचेस है उनको अगर हम हीट करें तो हीट करने पे वो कोयला के जैसे शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, मीन जल जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। एग्जांपल बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग पॉलीमर डिकम्पोज ऑन हीटिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ पीवीसी एंड पॉलीस्टाइरीन प्रिपेयर्ड गिव देयर यूजेस। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टाइरीन, ये अलग अलग से भी क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड के पेपर में और इकट्ठा भी आया हुआ है, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा भी लिख दिया है और साथ बता रहा हूं कि ये अलग अलग भी आ सकता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड अलग आ सकता है, पॉलीस्टाइरीन अलग आ सकता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनता है देखते हैं। It is an addition polymer obtained by heating vinyl chloride at 52 degrees Celsius and 9 atmospheric pressure. It is widely used in floor covering pipes. घरों में किचन के अंदर, किचन की शेल्फ के ऊपर डालने वाली जो प्लास्टिक की शीटें होती हैं वो पीवीसी की बनी हुई होती हैं। नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है, विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन के तहत ये पॉलीविनाइल क्लोराइड बना देता है। ऐसे ही आपने इसका रिएक्शन जो वो याद कर लेना है। पॉलीस्टाइरीन क्या है? इट इज एन एडिशन पॉलीमर obtained by repeating styrene obtained by reacting styrene in the presence of a catalyst. It is used in making food containers and cosmetic bottles. नीचे रिएक्शन इसका भी स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि स्टाइरीन, बेंजीन के ऊपर इथीन लगा हुआ है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये CH है पहले वाला, इसका H2 जो है वो आप लोगों ने इसमें नहीं करना, ये मिस्टेक आ गई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्टाइरीन बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 है स्टूडेंट्स, और दूसरी तरफ पॉलीस्टाइरीन में ठीक है इधर CH ही लिखा हुआ है, इधर CH2 नहीं है, आगे वाला CH2 ही है, और ब्रैकेट लगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम उसके बाद N लिख देते हैं। तो ये पॉलीमर की का फार्मूला होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, गिव एग्जांपल। या इस तरह से भी आता है कि व्हाट आर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 की रिपीटिंग यूनिट्स क्या है, इस तरह से भी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो कंडेंसेशन के दो मुख्तलिफ फंक्शन ग्रुप के दरमियान में ये रिएक्शन होता है, तो साथ में कुछ छोटा मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया जैसा जो वो रिलीज भी होता है, तो इसे हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिजल्ट फ्रॉम द म्यूचुअल रिएक्शन बिटवीन टू फंक्शन ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल पॉलीस्टाइरीन एंड नाइलॉन 66, दोनों इसके एग्जांपल्स हैं। नाइलॉन 66 को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये भी बोर्ड पेपर में कई दफा क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 फाउंड बाय द रिएक्शन बिटवीन एडिपिक एसिड, उसका फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लेना है। दोनों तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है और दरमियान में 4 मैथिलीन ग्रुप CH2 है, एंड हेक्सा मैथिलीन डाइअमाइन के 6 CH2 है, और दोनों साइडों के ऊपर NH2 लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसे डाइअमाइन कहते हैं। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल फाइबर। नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसा नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर इपॉक्सी रेजन, गिव देयर यूजेस। इपॉक्सी रेजन क्या है, इनके यूजेस बता दें। तो दे आर पॉलीइथर्स। इपॉक्सी रेजन बेसिकली क्या है, पॉलीइथर्स हैं, एंड हैव एपॉक्साइड ग्रुप इन पॉलीमर्स। पॉलीमर के अंदर एपॉक्साइड ग्रुप होता है, जिसकी वजह से एपॉक्साइड से इपॉक्सी रेजन्स का नेम इन्हें दे दिया गया।
दे आर मेड बाय कंडेंसिंग एपिक्लोरोहाइड्रीन एंड डाइफिनाइलोल प्रोपेन। बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये दोनों के स्ट्रक्चर पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, तो आप इन स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एपिक्लोरोहाइड्रीन एंड डाइफिनाइलोल प्रोपेन जो है, इन दोनों के स्ट्रक्चर नीचे मैंने दे दिए हैं। दे आर यूज्ड इन कोटिंग मटेरियल दैट गिव्स एडहेजन। ठीक है, कोटिंग मटेरियल आजकल इपॉक्सी रेजन्स बड़ा इन है। आप लोग यूट्यूब के ऊपर भी अक्सर इसके जो है ना वो मार्केटिंग देखते हैं कि घरों में अगर वाटर पाइप्स की वायरिंग की हुई है और कहीं से लीकेज हो रही है, उस लीकेज को रोकने के लिए भी इस तरह के इपॉक्सी रेजन्स जो हैं वो काम आते हैं। तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि कोटिंग मटेरियल, बड़ी थिक कोटिंग ये डेवलप करता है। ठीक है, एडहेजन क्रिएट करता है। और डैम्स, ब्रिजेस, फ्लोर्स आर पेंटेड विद इपॉक्सी रेजिन, ताकि उनके ऊपर पानी जो है वो स्टे ना कर सके। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी जो है वो फौरन से क्या हो जाएगा, स्लिप ऑन, स्लिप ऑफ हो जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट आउट वन डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का डिफरेंस पूछा जाता होता है, और बाज़ औक़ात इस तरह से भी आता है कि इनके साइक्लिक और ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे। तो मैंने दोनों ही तरीकों से इसको आपके सामने जो है वो राइट डाउन किया है, आप इसको नोट कर लें। ग्लूकोज इज एल्डिहाइडिक शुगर एंड इज नोन एज ब्लड शुगर, वेर एज फ्रुक्टोज इज कीटोनिक शुगर। यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है टॉप के ऊपर, और फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो कीटोनिक फंक्शन ग्रुप होता है, एंड इज यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट इन बेकरीज और कन्फेक्शनरीज वगैरह में शुगर केन का अल्टरनेट के तौर पे फ्रुक्टोज को यूज किया जाता है। नीचे स्टूडेंट्स आप देखें, ग्लूकोज का पहले जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है CHO, जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है। उसके बाद CHOH जो है वो 4 लगे हुए हैं, और एंड पे CH2OH लगा हुआ है। तो ये डी ग्लूकोज मीन डेक्स्ट्रो रोटेटिंग ग्लूकोज है। ये आप सिंपल इतना ही इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और साथ ही उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है। और फ्रुक्टोज को देखें तो फ्रुक्टोज में टॉप के ऊपर CH2OH है, और आखिरी कार्बन के ऊपर भी CH2OH ही है। ठीक हो गया। और सेकंड कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड O यानी कीटोनिक ग्रुप दिया हुआ है। उसके बाद 3 CHOH है। और इसके राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर आप लोग देखें ये वाला, तो ये क्या है, ये फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, और ये 5 मेंबर रिंग होता है। ठीक हो गया। तो अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस पूछा जाए तो 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो स्टूडेंट्स बन गए। ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइडिक शुगर होता है, और फ्रुक्टोज जो है वो कीटोनिक शुगर होता है। दूसरा ये है कि ग्लूकोज जो है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो वो 6 मेंबर रिंग होता है, जबकि फ्रुक्टोज जो है वो 5 मेंबर रिंग होता है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। What are oligosaccharides? Give example। या इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, पॉइंट और द डिफरेंस बिटवीन माल्टोज एंड सुक्रोज, के माल्टोज और सुक्रोज का डिफरेंस बता दो। दोनों ही ओलिगोसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड ऐसे हैं जो कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट के आपस में कंबाइन होने से बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओलिगोसेक्राइड्स आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। This linkage is called glycosidic linkage. For example, maltose and sucrose. माल्टोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाला क्वेश्चन भी अक्सर बोर्ड के ऊपर में आया हुआ है, तो यहीं से आप इसको भी ले सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। दिस लिंकेज इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। या मोनोमर जब आपस में मोनोसेक्राइड मोनोमर जब आपस में मिलके ओलिगोसेक्राइड या कोई पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके दरमियान में से वाटर मॉलिक्यूल जो वो रिमूव हो जाता है, और जो लिंकेज डेवलप होती है उस लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज नोट कर लें कि ओलिगोसेक्राइड वैसे ओवरऑल जो है वो 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स उसमें होते हैं। यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली जो है वो डाइसेक्राइड को डिस्कस करने के लिए तो हमने लिख दिया था, ओलिगोसेक्राइड्स आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। तो ओलिगोसेक्राइड 2 to 9 ये भी नोट कर लीजिएगा, 2 से 9 मोनोसेक्राइड यूनिट जो ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर मौजूद होते हैं।
और इनकी एग्जांपल्स जो माल्टोज और सुक्रोज की दी गई है, माल्टोज और सुक्रोज दोनों ही डाइसेक्राइड है, जबकि माल्टोज में दोनों यूनिट्स जो हैं वो ग्लूकोज के हैं, और सुक्रोज में एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है। ये इन दोनों में के अंदर डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स, गिव एग्जांपल और डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज में डिफरेंस भी बयान कर दें, या फिर पॉलीसैकेराइड्स क्या है। तो पॉलीसैकेराइड्स upon hydrolysis yields many monosaccharide units. For example, starch and cellulose have general formula C6H10O5 taken N. They are collectively known as non-sugars. Starch is polymer of alpha D glucose, whereas cellulose is polymer of beta D glucose. तो ये दोनों का डिफरेंस है। और उसके बाद है कि स्टार्च के वाले से लिखा हुआ है कि ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। इट इज फाउंड इन व्हीट, राइस, पोटैटोज, ये सारा क्या है? स्टार्च होते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इस स्टार्च के अंदर आगे से फिर दो पॉलीमर होते हैं, एक को अमाइलोज कहते हैं, दूसरे को अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। दोनों की परसेंटेज कॉम्पोजिशन नोट कर लीजिएगा। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। कॉटन जो है वो 99% जो है वो सेलुलोज होती है, जबकि वुड जो है, ट्री वुड जो है वो 50% तक सेलुलोज होती है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या? डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स, गिव एग्जांपल्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या है और डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या है, दोनों की डेफिनेशन और एग्जांपल देंगे। conjugated protein, when protein is attached with say with some non-protein part, यानी prosthetic group, is called conjugated protein. For example, फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोरिक एसिड के साथ प्रोटीन मिली हुई होती है। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन जो है वो लिपिड्स के साथ मिली होती है। मीन आर अटैच विद फास्फोरिक एसिड एंड लिपिड्स रिस्पेक्टिवली। डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या है कि दीज आर इधर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल प्रोटीन और फ्रॉम द कंजुगेटेड प्रोटीन्स, कि these are derived from the simple protein and conjugated protein, जिस तरह से प्रोटीएजेस, एंजाइम्स है, पॉलीपेप्टाइड्स है, एटसेट्रा ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। डिस्क्राइब द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस तरह से डीनेचर होते हैं, ये इस तरह से भी क्वेश्चन आया था। व्हाई एंड हाउ प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड, क्यों और कैसे प्रोटीन्स जो है वो डीनेचर की जाती हैं। तो प्रोटीन्स कैन बी डीनेचर्ड इजीली बाय हीट, चेंज इन पीएच, अंडर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, द चेंज टेकन प्लेस इन एल्ब्यूमिन एग वाइट। अंडे को जब हम बॉयल करते हैं या कुक करते हैं तो जो उसमें हार्डनेस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब हम उसको हीट करते हैं तो प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती है, और इस वक्त हम इस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते होते। दूसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या है कि लेदर इज मेड बाय टैनिंग ऑफ हाइड्स। लेदर इंडस्ट्रीज में खाल से चमड़ा बनाने का जो प्रोसेस है वो भी क्या है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ही है। इट इज द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन विद टैनिक एसिड। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों जो है उनकी इंपॉर्टेंस के कोई चार चार पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं। आप कम से कम दो दो पॉइंट्स जरूर याद कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर दो पॉइंट जो है वो लिखने जरूरी होते हैं। तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड इज कॉल्ड एसेंस ऑफ लाइफ। प्रोटीन जो है वो प्रोटोप्लाज्म का एसेंशियल पार्ट है और एसेंस ऑफ लाइफ कहलाता है। इंजाइम्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं, वो भी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। और प्रोटीन्स है, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड के अंदर मौजूद है और ऑक्सीजन कैरी करता है। जिलेटिन obtained from heating bone, skin and tendons and is used in bakery। इसके अलावा लिपिड्स की तरफ चलते हैं। तो लिपिड्स जो है दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मेड फूड पैलेटेबल। बड़ा डिलीशियस फूड जो है वो बनते हैं। यही वजह है कि घी और ऑयल जो है इनका इस्तेमाल जो हमारी फूड के अंदर कंपैरेटिवली जो वो ज्यादा है, खास तौर पे जब हम फ्राइड फ्रूट्स फ्राइड फूड जो है वो लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स जो है आप लोग जानते हैं लिपिड बाई लेयर प्रोटीन,
क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो दे आर गुड एनर्जी रिजर्वायर्स इन बॉडी, बॉडी में एनर्जी स्टोरेज होते हैं ये। दे एक्सर्ट इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो ये 4 पॉइंट्स लिपिड्स के हैं, 4 ही प्रोटीन्स के। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज का तो सिंपल इस तरह से आता है कि व्हाट आर स्पॉनिफिकेशन, व्हाट इज स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन ऑफ फैट। बाज का आता है व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ फैट। तो स्टूडेंट्स स्पॉनिफिकेशन और हाइड्रोलाइसिस एक ही चीज के दो मुख्तलिफ नाम है। बुक के अंदर नो डाउट के रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस का अलग से भी दिया गया है, लेकिन सेपोनिफिकेशन जो है वो इटसेल्फ क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। इसलिए मैंने लिख दिया है सेपोनिफिकेशन इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट और ऑयल विद एन अल्कली टू फॉर्म सोप। सोप क्या होता है, ब्रैकेट में लिख दिया, साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, और इसके अलावा ग्लाइसरोल बनता है। तो नीचे रिएक्शन को देखें, ट्राइग्लिसराइड का रिएक्शन दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ग्लाइसरोल बनता है और साथ में सोप बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई दफा बोर्ड के पास पेपर्स में आ चुका हुआ है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स। और ये टर्म्स बाज का दो दो टर्म्स भी पूछी गई हैं, स्पॉनिफिकेशन नंबर और एसिड नंबर पूछा गया है, बाज का एसिड नंबर एंड आयोडीन नंबर पूछा गया है। तो मैंने तीनों को इकट्ठा इसलिए किया कि इनमें अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो गुडमुड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं चीजों को, और उनको खुद ही इस चीज का आइडिया नहीं हो रहा होता कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे। तो इन दोनों डेफिनेशंस जो है, इनका डिफरेंस जो है वो भी क्लियर हो जाए, इसलिए इनको इकट्ठा लिखने का मकसद था। सपोनिफिकेशन की डेफिनेशन, सपोनिफिकेशन नंबर की डेफिनेशन देखें स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH और NaOH रिक्वायर्ड टू स्पॉनिफाई। स्पॉनिफाई क्या होता है, साबुन बनाना। 1 ग्राम फैट और ऑयल, 1 ग्राम फैट और ऑयल को साबुन बनाने के लिए जितने मिलीग्राम आपको KOH या NaOH चाहिए ना स्टूडेंट्स, वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका स्पॉनिफिकेशन नंबर कहलाता है। और ग्लिसरॉल ट्राइपाल्मिटेट जो है, इसका स्पॉनिफिकेशन नंबर 208 होता है। तो ये आप लोगों की एग्जांपल होगी कि फॉर एग्जांपल स्पॉनिफिकेशन नंबर ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइपाल्मिटेट इज 208। एसिड नंबर क्या है, आप नोट करें इन दोनों का डिफरेंस गौर से। एसिड नंबर है, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH या NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। तो सारी डेफिनेशन सेम है, एक वर्ड जो है वो डिफरेंट है। स्पोनिफिकेशन नंबर में क्या है, रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई 1 ग्राम फैट और ऑयल, और एसिड नंबर में क्या है, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम फैट और ऑयल। तो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ग्राम फैट और ऑयल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितने नंबर ऑफ मिलीग्राम NaOH या KOH आपको चाहिए वो उसका एसिड नंबर है। इट गिव्स द अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड इन फैट और ऑयल। फैट या ऑयल जो है इनके अंदर जो फ्री फैटी एसिड होता है, अक्सर आप लोग जानते ही हैं कि जितने भी ये जो है ना वो आर्टिफिशियल फैट और ऑयल्स हैं या नेचुरल फैट्स और ऑयल्स हैं, उन दोनों के अंदर फ्री फैटी एसिड मौजूद होते हैं। बट जो आर्टिफिशियल फैट और ऑयल्स हैं इनके अंदर फ्री फैटी एसिड की अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और एसिड नंबर जो है वो डिपेंड ही इसी के ऊपर करता है कि कितना फ्री फैटी एसिड जो वो मौजूद है किसी इस फैट या ऑयल के अंदर। आयोडीन नंबर स्टूडेंट्स क्या है, आयोडीन नंबर इज द नंबर ऑफ ग्राम्स। अब दोनों ऊपर वाली डेफिनेशन में क्या है, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स थे, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स है। तो आयोडीन नंबर से तो आयोडीन ही चाहिए होता है। द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम फैट ऑन ऑयल। इट गिव्स द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन फैट एंड ऑयल। कि फैट या ऑयल जो है, वैसे तो फैट सारे के सारे सैचुरेटेड होते हैं, लेकिन कुछ फैट्स मिक्स्ड भी होते हैं जिनके अंदर फैट और ऑयल दोनों मिक्स होते हैं, और ऑयल्स तो जो है वो सारे ही अनसैचुरेटेड होते हैं। तो जो प्योर फैट है, 100% जो फैट है उसका आयोडीन नंबर 0 होता है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्डनिंग ऑफ ऑयल, या इस तरह से भी आ जाता होता है कि गिव्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑयल एंड अ फैट। ऑयल और फैट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो भी आपको ये स्ट्रक्चर, ये फार्मूला जो है स्ट्रक्चर का, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हार्डनिंग ऑफ ऑयल क्या कहलाता है कि जब हम अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ निकल की मौजूदगी में, और वो सैचुरेटेड ग्लिसराइड दे देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ठीक है, ऑयल से घी बनाने का प्रोसेस है बेसिकली ये, कन्वर्जन ऑफ ऑयल टू फैट।
तो ये रिएक्शन आप लोग याद कर लीजिएगा एज सच ही, और ये अक्सर जो है वो बोर्ड के पेपर्स में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाता होता है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्हाट इज द रेंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल? कि फैट और ऑयल की रेंसिडिटी से क्या मुराद है? हमें पता ही है कि ऑयल और फैट जो है वो पड़े पड़े खराब भी हो जाते हैं, तो उनका खराब हो जाने का प्रोसेस जो है वो रेंसिडिटी कहलाता है। कि फैट एंड ऑयल आर लायबल टू स्पॉइलेज एंड गिव्स एन ऑफेंसिव ऑर्डर कॉल्ड रेंसिडिटी। कि इनमें से गंदी बू जो है वो स्मेल आने लग जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑफेंसिव ऑर्डर कहते हैं, और ये खराब हो जाते हैं, फंगस वगैरह भी बाज़ बात आ जाती है। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर लायबल टू स्पॉइलेज एंड गिव ऑफ एन ऑफेंसिव ऑर्डर कॉल्ड रेंसिडिटी ड्यू टू ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। ठीक है, फैट एंड ऑयल रिलीज फाउल स्मेलिंग एल्डिहाइड एंड फैटी एसिड्स। के फैट एंड ऑयल के अंदर फाउल स्मेलिंग एल्डिहाइड बन जाते हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी फैटी एसिड्स बन जाते हैं। एग्जांपल मैंने दे दी है, ब्यूटारिक एसिड फ्रॉम रैंसिड बटर। कि मक्खन जब खराब होता है तो वो जो उसकी फाउल स्मेल आ रही होती है स्टूडेंट्स, वो किस वजह से आ रही होती है? वो ब्यूटारिक एसिड की वजह से आ रही होती है। ऑयल्स फ्रॉम सी एनिमल्स स्पॉइल रैपिडली। कि ये जो सी मतलब फिश ऑयल की एग्जांपल अगर हम लें, कि फिश ऑयल जो है वो जल्दी से स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड एक्सटेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। व्हाट आर एंजाइम्स? डिस्कस द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, इनके इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बताएं। तो एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट एक्ट एज रिएक्शन कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दीज आर प्रोटीन इन नेचर। ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। देर आर टू रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। नंबर वन क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिसिटी। नंबर टू क्या है? अमेजिंग एफिशिएंसी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिसिटी क्या है? कि ईच एंजाइम कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन और क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जो है वो कैन कैटलाइज हेक्सोजेस लाइक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों को कैटलाइज कर सकता है, लेकिन ग्लूकोकाइनेज जो है वो सिर्फ ग्लूकोज को ही कैटलाइज करेगा। तो ये स्टूडेंट्स इसकी क्या कहलाती है? स्पेसिफिसिटी कहलाती है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी आती है। तो ग्लूकोकाइनेज जो है वो ग्लूकोज को जो है वो अकेले को कन्वर्ट करेगा उनके प्रोडक्ट्स के अंदर, जबकि हेक्सोकाइनेज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के लिए जो है वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। अमेजिंग एफिशिएंसी। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को बहुत ज्यादा हद तक स्पीड अप कर देते हैं। दे में स्पीड अप द रिएक्शन बाय फैक्टर अप टू 10 raised power 20 टाइम्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू एंजाइम और डिस्कस एनी टू फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। के फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम में है, पहले इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन है। तो कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the square root of the enzyme concentration. enzyme concentration का स्केयर रूट ले लें तो रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा बाय इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। दूसरा है को फैक्टर या को एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम जो है वो को फैक्टर या को एंजाइम कहलाता है। जिस तरह से कि आयरन और जिंक और मैग्नीशियम आप लोगों की बुक में एग्जांपल दी गई है। तो आयरन फॉर क्रोम ऑक्सीडेज है, और जिंक जबकि एज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स कि मेनी एंजाइम्स हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल एज ड्रग्स। फॉर एग्जांपल थ्रोम्बिन इज लोकली यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग। थ्रोम्बन जो है वो अगर किसी पेशेंट को एक्सीडेंट के दौरान या ऑपरेशन के दौरान अगर उसकी ब्लीडिंग स्टॉप ना हो रही हो, तो थ्रोम्बन जो है उसका इंजेक्शन जो वो दिया जाता है जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। एल एस्पेराजिनेज इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन। तो ये भी एंजाइम है। तो एंजाइम्स जो है वो मेडिसिन के तौर पे, ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी मेनी टाइम्स जो है ये
पास पेपर्स के अंदर पूछा गया हुआ है। बायोलॉजी वाले बच्चे जो है उनको तो बायोलॉजी से भी ये क्वेश्चन आता होता है, लेकिन मैथ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट्स मैंने इसमें लिखा है कि शुगर इन आरएनए इज राइबोज वाइल इन डीएनए sugar is 2-deoxyribose, DNA is double stranded while RNA is usually single stranded। जबकि आखिरी पॉइंट में से दो पॉइंट आप याद कर सकते हैं, लेकिन तीसरा पॉइंट में मैंने दे दिया कि बेस इन डीएनए इज एडेनिन का थायमिन के साथ डबल बॉन्ड होता है और गुएनिन का साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि आरएनए के अंदर इंस्टेड ऑफ टीमिन थायमिन की जगह यूरेसिल मौजूद होता है। तो ये भी डिफरेंस है कि डीएनए के अंदर थायमिन होता है, आरएनए के अंदर थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट आर स्टीरॉइड्स गिव द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। स्टीरॉइड्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ड्रॉ किया हुआ है, इसकी आप लोगों ने ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेनी है। स्टीरॉइड्स क्या है, नेचुरली अकरिंग लिपिड्स हैं। देयर पेरेंट न्यूक्लियस इज पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, ये जो 1 2 3 4 जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये साइड चेन के अलावा ये क्या कहलाते हैं, ये इसका पेरेंट न्यूक्लियस है, पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन कहलाता है। ये तमाम स्टीरॉइड्स के अंदर मौजूद होता है। साइड चेन चेंज होती चल जाती है तो स्टीरॉइड की नेचर चेंज होती चल जाती है। अब ये जो इस वक्त आप लोगों के सामने साइड चेन लगी हुई है, ये कोलेस्ट्रॉल की साइड चेन है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 के बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप लोगों को जिस भी बोर्ड से आप लोगों का ताल्लुक है, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह इन्हीं में से आ जाएंगे। एक चीज और आप लोग नोट कर लें, दरमियान में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और पेप्टाइड लिंकेज का डिफरेंस भी बार बार पूछा जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो पॉलीसेकेराइड्स, ये ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में मौजूद होती है, जबकि पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो प्रोटीन में जब अमाइनो एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, उस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जब मोनोसेकेराइड्स आपस में मिलके तो वो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या कहलाता है, वो जो है ना वो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर नंबर 15 जो है उसके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।